92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहे मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी और मौसम बदल गया। तिवारी सर चौकी पे बैठे सामने आईने में देख के अपनी मूंछ पे कैंची फिरा रहे थे। वैसे नाम तो उनका शैलेश तिवारी था, मगर तिवारी सर मोहल्ले का दिया हुआ नाम था। यह नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते रहते थे। सुबह पास के ही प्राइवेट स्कूल में और शाम को अपने ट्यूशन सेंटर में। वहीं के बाजार में कमानी साड़ी वाले के ऊपर इन्होंने कमरा ले रखा था, जहां चलता था तिवारी कोचिंग सेंटर। इस मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी क्योंकि बस वही अकेले एक ग्रेजुएट थे यहां। तिवारी सर कुछ देर खुद को आईने में निहारते रहे। सुंदर तो थे ही, डील डॉल भी उनका कोई हीरो से कम नहीं था। वो 10th क्लास को साइंस पढ़ाते थे। अक्सर छात्राएं इन पे मोहित हो जाती थी। एक छात्रा ने तो एक बार इनको अपने होमवर्क की कॉपी में रख के प्रेम पत्र तक दे दिया था। प्रेम पत्र पे लिखा था, मेरे प्रिय तिवारी सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपकी मीरा बन के रहना चाहती हूं। आपकी और सदा आपकी प्रिया। तिवारी सर ने उस लड़की को क्लास के बाहर बुलाया था और समझाया था, इन फालतू बातों में अपना वक्त मत खराब करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। लड़की कुछ देर तो जमीन ताकती रही और फिर सर ऊपर उठा के एक शरारती सी मुस्कान अपने चेहरे पे ला के बोली, और पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाए तब क्या करूं? तिवारी जी बौखला के गला साफ करते हुए बोले, जाओ अपनी क्लास में। क्लास के लड़के उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि तिवारी सर कभी डांटते नहीं थे, बल्कि उन्हें नई नई चीजें सिखाते थे। कभी सोल्डरिंग आयरन लेके उनको सर्किट बना के दिखाते, तो कभी उनको पेरिस्कोप बनाना सिखाते। कभी कभी उनको गाना भी गवाते और कभी कभी उनके चुटकुले भी सुनते। बच्चों को, उनके माता पिता को और बाकी टीचरों को, सभी को तो भाते थे तिवारी सर। सामने आईने में चेहरा थोड़ा टेढ़ा करते हुए बोले, मूछें तो ठीक ही बनी है। फिर चेहरे पे साबुन लगाते हुए रेजर हाथ में लेके दाढ़ी बनाने लगे। सामने रखे आईने में उनको अपनी पत्नी दिख रही थी, जो उनके पीछे बैठ के सब्जी काट रही थी। पत्नी का चेहरा देख के वो मन में सोचने लगे, 2 साल की शादी के बाद वो अब भी उतनी ही सुंदर लगती थी जितनी शादी के दिन लगती थी। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही चेहरा। उनकी नजर सरक के उसकी गर्दन पे जा पहुंची, जहां एक पतली सी सोने की चेन पड़ी थी। उफ, कितनी प्यारी है, लेकिन काश। ये सोचते ही तिवारी सर ने एक लंबी सांस छोड़ी और रेजर का ब्लेड जा धंसा उनके गाल में। मुंह से एक छोटी सी चीख निकल गई, आह! अरे कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? तिवारी सर ने भी तो एक दर्द पाल रखा था। सारा दिन क्या दाढ़ी बनाते रहोगे? आज स्कूल नहीं जाना क्या? पत्नी जी ने पीछे से आईने में झांकते हुए तेज आवाज में कहा। अरे उसी के लिए तो तैयार हो रहा हूं। तो जल्दी करो ना, देर से जाओगे तो पगार में से पैसे काट लेंगे स्कूल वाले। वैसे भी तो जो पैसा घर आता है उससे पूरे महीने का राशन तक नहीं आता है। तिवारी सर तिल मिलाते हुए उठे, गले पर लगे गमछे से मुंह पोंछा और बरामदे से सटे बाथरूम की ओर चले गए। पत्नी जी वहीं बैठी प्याज काटती रहीं। उनके गालों पे मोटे मोटे आंसू सज रहे थे और वो बुदबुदा रही थी, मेरे कर्म फूटे थे जो मैंने इस शादी के लिए बाबूजी से हाँ कही थी। अरे मिला क्या मुझको इन 2 सालों में? इस एक कमरे के घर में न पैर पसार के बैठने की जगह है, न ही 2 कदम चलने की। रसोई भी बरामदे में करनी पड़ती है। 6 महीनों से कह रही हूँ एक टीवी ला दो, मगर कोई सुने तब ना। कितने तो अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पता नहीं इनमें क्या दिखा मुझको। हाँ, शायद ठीक ही कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तिवारी सर के गाल से खून बहना बंद तो हो गया था, लेकिन दर्द उनको अभी भी हो रहा था। गाल पर नहीं, दिल में दर्द हो रहा था। रोज उन पे पत्नी जी कटाक्ष के पहने तीर छोड़ती और रोज उनका अहम छलनी हो जाता। मन की बात बताएं तो आखिर किससे बताएं? बाथरूम से बाहर आए तो पत्नी जी ने शायद दाल छौंकी थी,
छौंके हुए लाल मिर्च की गंध उनकी नाक पे चढ़ गई। आछू! क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? इतनी छोटी सी चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो? अरे मैंने क्या किया? तुम्हें तो पता है ना कि मुझको लाल मिर्च से एलर्जी है, तो फिर क्यों चौंकती हो रोज? लो जी, अब तो इस घर में अच्छा खाना भी बना है। पत्नी जी महिषासुर मर्दिनी सा रूप लिए सामने आ गई थी। तिवारी सर पलटे और कमरे में तैयार होने के लिए चले गए। उनके माथे पर सलवटें आ गई थीं। घर पे हंसना बोलना तो वो भूल ही गए थे। पिछले 1.5 साल से उनके घर पे बस एक ही मौसम था और इस मौसम में उनको घुटन होती थी। किसी तरह खाना खाया और रवाना हो गए स्कूल के लिए। गली से गुजरते वक्त रामसरन हलवाई ने आवाज दी, तिवारी सर सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाई, कहते हुए वो सोचने लगे कि उनसे ज्यादा खुश तो ये हलवाई है। कभी कभार अपनी ही बनाई कुछ मीठी चीजें खा तो लेता होगा। यहां तो बस खट्टे और कसैले शब्द खाने को मिलते हैं। 5वीं क्लास पढ़ा हुआ रामसरन तिवारी जी से ज्यादा भी तो कमाता था। स्कूल की और कोचिंग सेंटर की मास्टरी कहां उनकी पत्नी के आडंबरों को पूरा कर सकती थी। पत्नी जी के पिताजी दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। निचला मध्यम वर्ग ही सही, लेकिन बड़े शहर के रंग ढंग पत्नी जी को पसंद थे। इस छोटे शहर में उनके मनोरंजन लायक कोई साधन था नहीं। शुरू शुरू में बड़े प्यार से पति से कहती, चलो ना संडे को कोई फिल्म दिखाएं। अरे कहां, कोई अच्छी फिल्म तो आई नहीं है, कोई अमिताभ की आए तो चलेंगे। फिर पत्नी जी सारा दिन मुंह फुलाए रखती और तिवारी सर सोचते, चलो जान बच गई, वरना आज 200-300 जेब से निकल जाते। स्कूल के गेट से अंदर घुसते हुए उनके माथे की सलवटें गायब हो गईं। वो सीधे प्रिंसिपल साहब के रूम की ओर गए। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ शैलेश आओ। सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? प्रिंसिपल साहब ने गौर से तिवारी सर का चेहरा देखते हुए पूछा। सर थोड़ा शहर से बाहर जाना है। शैलेश तुमने पिछले 6 महीने में हर महीने 3-4 दिन की छुट्टी ली है। हर बार कहते हो शहर से बाहर जाना है। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारे गांव में अब कोई है नहीं, फिर जाते कहां, करते क्या हो? प्रिंसिपल साहब ने अपनी नजरों से शक बरसाते हुए पूछा। सर कुछ निजी काम है, मुझे इस छुट्टी की बहुत जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। उनके एग्जाम में अभी 2 सप्ताह बाकी है, मैं पूरा करवा दूंगा सर सिलेबस। कब जाना है? सर 2 दिन बाद। ठीक है, जाओ फिर, प्रिंसिपल सर ने गंभीरता से कहा। घर आके तिवारी सर ने अखबार पढ़ते पढ़ते पत्नी को बताया कि उनको 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है। अब कहां जाना है? पिछले महीने भी तो गए थे बाहर। अरे उज्जैन वाले फूफा जी के बहन के घर शादी है, जाना तो पड़ेगा ही। कब आया नहीं होता? अरे आया था कार्ड स्कूल के पते पे, मैं वहीं भूल गया था। कभी मुझे भी तो ले चलो इन ब्याह शादी में, मेरी अपनी शादी की बनारसी बेकार पड़ी है। हाँ हाँ अगली बार, तिवारी सर अखबार के पीछे मुंह छुपाते हुए बोले। उनको पत्नी जी के चेहरे पे तैरती हुई अस्वीकृति साफ दिखाई दे रही थी। पत्नी जी 2 दिन बिल्कुल चुप रहीं। कोई उलाहना नहीं, कोई कटाक्ष नहीं। पत्नी जी को कुछ गड़बड़ लग रहा था। ये 8वीं बार ऐसा हुआ था कि उनके पति यूं शहर के बाहर जा रहे थे। वो ये भी जानती थी कि सास ससुर के मरने के बाद तिवारी सर अकेले ही रह गए। एक बड़ा भाई था कानपुर में, जिसने गांव का घर बेच के सारा पैसा शराब में उड़ा दिया था। फिर ये कभी मौसेरे भाई के एक्सीडेंट, कभी गांव के मंदिर में अष्टजाम, कभी शादी के पहले रहे घर के मकान मालिक के गांव में उनके बेटे का उपनयन, कभी मंटू चाचा के बेटे का इंजीनियरिंग में दाखिला, कभी किसी के दोस्त के पिताजी का निधन, और ऐसे ही कितने कारण बताते हुए उनका शहर से बाहर जाना पत्नी जी को शक होना जायज था। वैसे तो उन्होंने कभी तिवारी सर को किसी दूसरी औरत की तरफ देखते हुए भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में औरत के सरल मन में बार बार एक ही ख्याल आता है, कहीं कोई और तो नहीं है। तिवारी सर दोपहर से ही तैयार होकर बैठे थे। 5 बजे उनको निकलना था। तब तक एक मोटी सी किताब जिसपे किसी पुरानी पत्रिका के बीच वाले पेज का कवर चढ़ा था, बरामदे में बैठ के बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। पत्नी जी ने 2 बार बड़ी विनम्रता से पूछा, चाय बना दूं क्या? तिवारी जी इस दखल से झुंझलाते हुए बोले, नहीं ना, चाय नहीं चाहिए। वो अपना पूरा ध्यान इस किताब पे लगाए बैठे थे। इतनी मोटी मोटी किताबें किस काम की? इन्हें पढ़ के कुछ घर गृहस्थी की बातें सीख लेते मास्टर जी, तो मेरा भी भला हो जाता। बड़बड़ाती हुई पत्नी जी बरामदे से कमरे में आ गई। कमरे के कोने में तिवारी सर का बैग पड़ा था, जो उन्होंने कुछ देर पहले ही समेट के रखा था।
पत्नी जी ने ध्यान से देखा उस बैग को और फिर हल्के से झांकते हुए बाहर देखा। मास्टर जी अभी भी चौकी पे बैठे वो मोटी किताब पढ़ने में मगन थे। पत्नी जी के अंदर की जिज्ञासा उनको उकसाने लगी। देखो तो क्या ले जा रहे हैं इसमें। धीरे से बढ़ के उन्होंने बैग की जिप खोली। सबसे ऊपर नीली वाली चादर रखी थी। उन्हें सिर्फ कपड़े ही दिख रहे थे। एक जोड़ी शर्ट पैंट, 2 कुर्ते, एक धोती। धोती और कुर्ते के बीच एक नीले से कागज में लिपटा कुछ रखा था। पत्नी जी ने वो छोटी सी पुड़िया हाथ में लेते हुए उसको धीरे से खोला। उनके सामने जो पड़ा था उसको देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाल लाल हो गए और सांसें तेज हो गईं। नीले से कागज पे एक बड़े से लाल पत्थर जड़ी हुई चांदी की चमचमाती अंगूठी थी। बरामदे में आहट हुई और पत्नी जी ने हड़बड़ा के वो पुड़िया बैग में डाली और बैग बंद कर दिया। तिवारी सर के कमरे में घुसते ही पत्नी जी सर झुका के बाहर चली गईं। उनकी आंखों में समंदर उमड़ पड़ा था। चलता हूं, शुक्रवार की शाम वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना। जी अच्छा, पत्नी जी ने कांपते स्वर में कहा। तिवारी सर बड़े बड़े डग भरते हुए घर से निकल गए और पत्नी जी बाहर गेट पे खड़े अपने पति को अपने से दूर जाते हुए देख रही थी। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। न जाने कितनी देर वो यूं ही खड़ी रहीं, अपने भीतर जल रही रोष की आग को आंसुओं से बुझाने की कोशिश करती रहीं। तभी पड़ोस में रहने वाली मिसराइन आ गईं। पत्नी जी के सूजे हुए चेहरे, डबडबाई आंखें और लाल नाक देख के पूछ बैठी, कहा वारे संतू काहे रो रही है? तिवारी सर ने कुछ कह दिया का? पत्नी जी को इन हमदर्दी के शब्दों ने कमजोर कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाई और फपक फपक के रो पड़ी। चाची मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या बात हो गई, मुझे बताओ तो। चाची मुझे लगता है मास्टर जी का कहीं चक्कर चल रहा है। अरे नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत कहो। तिवारी सर तो रामचंद्र हैं। 14 साल बनवास में भी रहेंगे तब भी दूसरी औरत की ओर नजरें उठा के ना देखेंगे। वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। चाची प्रेम ऐसा होता है क्या? ना कभी मेरी ओर देखते हैं, ना कभी प्रेम से पुचकारते हैं, ना हंसी ठिठोली करते हैं, ना घुमाने फिराने ले जाते हैं। बस किताबों में घुसे रहते हैं। और अब तो हर महीने शहर से बाहर भी जाने लगे। मुझे तो पक्का लग रहा है कि, कह के पत्नी जी सिसकने लगी। चाची क्या मैं सुंदर नहीं हूं या मैं उनकी देखभाल ठीक से नहीं करती? अरे वो एक बार मांगे तो अपनी जान दे दूं मैं। पत्नी जी ने नाक पोंछते हुए कहा, अरे तुम बहुत अच्छी हो और वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो एक काम करो, बगल वाले शहर में एक काली मंदिर है, वहां जाके मन्नत मांग लो। कहते हैं वहां मांगी हुई मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। अच्छा सुनो, अभी चलती हूं मैं, नीरज के पापा बस आने वाले होंगे। पत्नी जी की आंखों में मन्नत पूरी होने वाली बात सुन के चमक आ गई। उन्होंने तय कर लिया था कि वो कल ही उस काली मंदिर जाएंगी। वो जानती थीं कि उनके पति इन सारी बातों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनके आने के पहले ही वो मंदिर हो आएंगी। इधर तिवारी सर घर से निकल के अपने कोचिंग सेंटर गए। वहां ताला खोल के उन्होंने एक दराज में से काले रंग का झोला उठाया और उसको अपने बड़े बैग में रख दिया। ताला बंद किया और बस स्टैंड की ओर रवाना हो गए। बस स्टैंड में बस का इंतजार करते हुए उनको याद आया कि आज उनको विदा करते वक्त पत्नी जी की आंखों में आंसू थे। उनका मन अजीब सा हुआ जा रहा था। कोफ्त हो रही थी उनको अपनी काबिलियत पे। वो अपनी स्थिति जानते थे। प्राइवेट स्कूल की मास्टरी में महीने का 7,000 आता था, मगर 2,000 तो घर के किराए में चला जाता था। घर खर्च तो चल जाता था, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता था। ऊपर से जब से एयर कंडीशन क्लास, कंप्यूटराइज्ड आधुनिक शिक्षण प्रणाली का डंका बजाते हुए नामी ब्रांडेड कोचिंग क्लासेस खुल गए थे शहर में, तब से तिवारी कोचिंग सेंटर की सेहत बिगड़ते बिगड़ते अब कोमा में जा पहुंची थी। अब तो जो भी कमाई थी वो कमरे के भाड़े में ही चली जाती थी। लेकिन सकारात्मक सोच वाले कीड़े के काटने के बाद वो उम्मीद भी तो नहीं छोड़ पा रहे थे। सो अपने तिवारी सर भी कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। कुछ घंटों बाद तिवारी सर ने सामने बैठी औरत को वो अंगूठी पकड़ाई और वो औरत अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रही थी। अगली सुबह पत्नी जी बस में बैठ बगल के शहर की ओर रवाना हो गई। अकेले सफर करने की उनको तो आदत थी। दिल्ली में स्कूल भी तो डीटीसी की बस में जाया करती थी। सारे सफर में बस वो अपने पति के बारे में ही सोचती रही। आज वो मन ही मन न जाने किस किस देव को पुकार रही थी। आखिरकार जब बस से उतरी तो सामने टीले पे काली माता का मंदिर देख के उनको मन को लगा मानो बस उनकी मन्नत पूरी होने को ही है। टीले के नीचे 2-3 झोपड़ियां बनी थी।
एक झोपड़ी के सामने एक बच्ची बैठ के फूल और बेलपत्र बेच रही थी। पत्नी जी ने 21 रुपए की पूजा की टोकरी खरीदी और मंदिर पहुंच गई। मां काली की मूर्ति के सामने उनकी आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी। वो आंखें बंद करके मन में प्रार्थना करने लगी, मां मेरा सुहाग मुझको वापस दे दीजिए। मैंने आपका आशीर्वाद भी तो लिया था ब्याह के वक्त। मां अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो क्षमादान कर दीजिए। बस सब मुझको उनसे मिला दीजिए। उनके बिना मेरा जीना बेकार है। अगर वो मेरे पास आ गए तो मैं उनके साथ आपके दर्शन करने फिर आऊंगी। घर वापस जाने की कोई जल्दी तो थी नहीं, सो पत्नी जी वहीं दीवार पे टेक लगा के बैठ गईं और मंदिर में आते जाते लोगों को बड़े ध्यान से देखने लगी। शायद इंसान जब खुद दुखी होता है तो दूसरों के दुख को भी समझता है। पत्नी जी के मुंह से अनायास ही निकला, मां इन सब के मन की इच्छा पूरी कर दीजिएगा। जहां वो बैठी थी वहां से टीले के नीचे बने झोपड़े दिख रहे थे। एक झोपड़ी पे भीड़ जमा हो गई थी। कुछ समय बाद जब मंदिर से निकल के वो टीले से नीचे उतरी तो उस झोपड़ी की ओर चल दी। झोपड़ी के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े थे। उन्होंने लाइन में सबसे आखिर में खड़ी बुजुर्ग सी एक महिला से पूछा, बहन जी यहाँ क्या हो रहा है? अपने से आधे उम्र की औरत के मुंह से बहन जी सुन के बुजुर्ग महिला खुश होकर बोल पड़ी, बहन ये बाबा अघोरनाथ का स्थान है, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। अपनी इच्छा से इन दिनों कभी कभार यहाँ आते हैं और जब भी धुनी रमाते हैं यहाँ तो किवाड़ पे वो लाल झंडा खुद से प्रकट हो जाता है। इस पूरे इलाके में बहुत मान्यता है बाबा की। जय बाबा अघोरनाथ। अच्छा, सारी समस्याओं का समाधान है बाबा के पास? हाँ बहन, क्या बताऊं, 2 साल पहले बिटिया के हाथ पीले करवाए थे मगर मुआ दामाद घर ही नहीं आता था, पड़ा रहता था किसी को लच्छनी के पास। बिटिया की हालत नहीं देखी गई हमसे तो 2 महीने पहले बाबा की शरण में आए। बस फिर क्या था, बाबा की कृपा हुई, बिटिया को एक ताबीज दिया प्रसाद में और तब से दामाद बिटिया के पल्लू से बना रहता है। बाबा ने कहा था कि वो इस बार आएंगे तो बिटिया को संतान प्राप्ति के लिए कुछ दे जाएंगे। कल बाबा ने बिटिया के लिए कुछ दिया था प्रसाद में, उसी के पैसे देने आई हूं आज। तो क्या बाबा पैसे भी लेते हैं? हाँ, अपनी समस्या बताने के बाद उनके सामने 200 रुपए रखने पड़ते हैं और उसके बाद प्रसाद के लिए वो अलग खर्च बताते हैं। पत्नी जी ने अपना पर्स टटोला। 325 रुपए थे उनके पास। बाबा से अगर मैं मिलना चाहूं तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस लाइन में खड़ी रहो, मगर मिल नहीं सकोगी तुम, महिला ने हंस के कहा। वो क्या है ना, कलयुग में सब हैं पापी और पापियों के दर्शन मात्र से हमारा पाप महात्माओं पे चढ़ जाता है। बस झोपड़े के अंदर बाबा के साधना कक्ष के सामने बैठ के अपनी समस्या बताओ और बाबा की कृपा हुई तो समाधान कर देंगे। पत्नी जी लाइन में खड़ी हो गई। जब उनका नंबर आया तो चमत्कार की उम्मीद लगाए डरी सहमी सी झोपड़े के अंदर दाखिल हुई। वहां घुसते ही एक कंबल का पर्दा था, हवा में अगरबत्ती की खुशबू और पीछे दरवाजे से आती हुई रोशनी में पत्नी जी पर्दे के सामने पड़े आसन पे बैठ गईं। आवाज कांप तो रही थी मगर किसी तरह हिम्मत जुटा के बोली, प्रणाम बाबा। खुश रहा बच्चा। कुछ पल बाद अंदर से बाबा ने कहा, बोलो क्या समस्या तुम्हारी? बाबा जी, मेरे पति मुझसे दूर जा रहे हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं है। न मुझसे हंसते हैं न बोलते हैं। अब तो हर महीने कुछ दिन घर से बाहर भी रहने लगे हैं। बहुत नीरस हो गया है मेरा जीवन। मुझ अभागन पे कुछ कृपा कर दीजिए महाराज। क्या करते हैं तुम्हारे पति? बाबा ने धीमे से पूछा। स्कूल में पढ़ाते हैं और छोटा सा कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। बाबा ने गला साफ करते हुए कहा, तो क्या चाहिए तुमको? बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई गहना साड़ी नहीं चाहिए। मुझे बस अपने पति का प्रेम चाहिए, बस 2 मीठी बातें और उनके साथ का सुख। बाबा चुप हो गए। कुछ 3-4 मिनट बाद बोले, बेटा, जोगी से कुछ नहीं छुपता है। तुम क्या उनको पैसों की तंगी के बारे में उलाहने देती हो? पत्नी जी घबरा गई। बाबा को यह बात कैसे पता चली? हाथ जोड़ के सर झुका के बोली, आप त्रिकालदर्शी हो प्रभु, आप तो सब जानते हो। तो फिर आज से उसको उलाहने मत दो, वो तुम्हारी इसी आदत से परेशान रहता है। लेकिन बाबा, मैं तो जो कहता हूं वो करो, बाबा ने दहाड़ते हुए कहा। जी बाबा। और सुनो, हर शनिवार उसको खीर बना के जरूर खिलाया करो। जी बाबा। अब जाओ, तुम सुखी रहोगी। पत्नी जी कुटिया से बाहर निकली तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी। वो अब जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहती थी। उस स्त्री के जाते ही बाबा ने अपने माथे पर से पसीना पोंछा, लेकिन अब उनका सर घूम रहा था और बार बार उनके कान में गूंज रहा था, कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई गहना साड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का प्रेम चाहिए, बस 2 मीठी बातें और उनके साथ का सुख।
इधर तिवारी सर ने बाबा का चोगा उतारा और फिर बस में बैठ गए। घर वापस जा रहे थे तिवारी सर और बाबा जी, और सोच रहे थे आज तो बाल बाल बच गए। लेकिन आज तिवारी जी को एक बहुत बड़ी सीख भी मिल गई थी। वो जान गए थे कि औरत का मन बहुत ही कोमल और संवेदनशील होता है, जो भावनात्मक संतुष्टि को सबसे ऊपर मानता है। घर पहुंचे तो बीवी अवाक रह गई। अरे आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। बीवी के चेहरे पे दौड़ रही खुशी की लहर उनको साफ दिख रही थी। बस आ गया, वहां मन नहीं लगा। सुनिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूं। 2 कप बनाना, साथ पियेंगे दोनों। आज तिवारी सर को महसूस हो रहा था जैसे मौसम बदल गया हो। वो खुल के सांस ले रहे थे। मुंह हाथ धो के आए तो उन्होंने पत्नी से कहा, मैं बस 5 मिनट में बाहर से आया। उन्होंने अपने बैग से वो काला झोला निकाला। दूसरी गली के कचड़े डिब्बे में फेंकने से पहले उन्होंने उस झोले में झांक के देखा तो लगा जैसे भभूत, ताबीज, अंगूठियां, मोटी किताब और काला कंबल उनको देख के उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अब मुझको इस गोरख धंधे की जरूरत नहीं है। नहीं छलना मुझे लोगों को। बाबा घोरनाथ, अलविदा, कह के तिवारी सर ने उस काले झोले को कचड़े के डब्बे के हवाले कर दिया। उसके बाद तिवारी घर के मौसम पर जैसे बसंत ने डेरा डाल दिया था। तिवारी जी की पत्नी ने वाकई उनको पैसों के लिए उलाहना देना बंद कर दिया था और हर शनिवार खीर खिलाने लगी थी। तिवारी जी का ढोंग और किसी के काम आया कि ना आया, उनकी अपनी जिंदगी जरूर सुधार गया। 5 महीने बाद तिवारी सर अपनी पत्नी को लेकर फिर उसी झोपड़ी के सामने खड़े थे। पत्नी जी हंस के कह रही थी, अरे सर तो झुकाइए, ये एक सिद्ध पुरुष का स्थान है। तिवारी सर ने मुस्कुराते हुए उस झोपड़ी के सामने सर झुका दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।